Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. And today we will study that is chapter number 10 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बेसिकली इसमें टू थ्योरीज हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं, उसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है प्रोड्यूसर कौन होता है। कोई भी फर्म या कोई भी एक पर्सन या कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी एक कंपनी, ठीक है, बेसिकली जो कुछ कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस करती है, कुछ भी प्रोड्यूस करती है, बेसिकली उसे आउटपुट बोला जाता है इकोनॉमिक्स में। तो दैट इज ही और शी और वॉट एवर द फर्म में बी कॉल्ड एज अ प्रोड्यूसर। अच्छा, वो इक्विलिब्रियम पे कब कब होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है हमारी इकोनॉमी में। अगर आप प्रोड्यूसर को समझ पाएंगे, अच्छे से प्रोड्यूसर के बिहेवियर को समझेंगे, प्रोड्यूसर की नीड्स को समझेंगे, तभी इकोनॉमी अच्छी रन कर पाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि कब वो इक्विलिब्रियम में होगा इकोनॉमिक्स के परस्पेक्टिव से, कब वो सेटिस्फाई होगा। देखिए, इक्विलिब्रियम यहाँ आने का ये मतलब नहीं है कि वो बहुत खुश है, ठीक है। प्रोड्यूसर खुश तो करना इकोनॉमी में सबको बहुत मुश्किल है। कोई भी इंसान या कोई भी बेसिकली पर्सन को एक खुश करना इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज सबकी डिमांड, सबको पता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ती रहती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। यहाँ इक्विलिब्रियम का कहने का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता रहेगा, ठीक है, वहाँ से वो जो है अपने आप को एग्जिट नहीं करेगा प्रोडक्शन से बेसिकली। तो वो पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक फर्म क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है, इकोनॉमिक एंटिटी है। फर्म की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। अ फर्म इज डिफाइंड एज अ इकोनॉमिक एंटिटी विच एम्प्लॉयज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एक क्या होता है, एक फर्म क्या है, एक इकोनॉमिक एंटिटी है। वो क्या करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करके क्या करता है, कॉमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करता है ताकि वो लोगों को बेच सके। अब कोई यहाँ पे कॉमोडिटी कोई भी हो सकती है, राइट, फाइन। चलिए, ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्म के आपको ज़्यादा फंक्शंस बता रखे हैं कि फर्म क्या है। एक तरह का इट इट कैन बी द फर्म क्या है, लार्जली फ्रॉम बाइस अ फैक्टर। देखिए, फर्म क्या करता है, सबसे ज़्यादा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली बाय करता है हाउस होल्ड से, बिकॉज जो पीपल होते हैं, ठीक है, ओके। एंड अल्टीमेटली उन्हीं को बेसिकली आफ्टर इट प्रोडक्शन उन्हीं को बेचता है, फाइन, ठीक है। तो बेसिकली चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। लेबर कैपिटल, देन लेबर कैपिटल, देन लैंड, ओके, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड लास्ट इज एंटरप्रेन्योर और ओनर। ओके, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लैंड को क्या मिलता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, रेंट मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट, लेबर को वेजेस और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो बेसिकली यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर पर, ठीक है। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द एंटरप्रेन्योर, दैट व्हाट आर द नीड्स एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर और अ फर्म। चलिए, इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं मीनिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम, कि फर्म्स का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द गिवन डिमांड एंड द कॉस्ट कंडीशन इट प्रोड्यूसेस दैट अ लेवल ऑफ आउटपुट एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। मतलब वो तब इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा कि जो भी गिवन डिमांड है, उनके पास जो भी डिमांड है, एंड द कॉस्ट कंडीशन, जो भी उनका कॉस्ट लग रहा है, वो सब चीज़ों को देखते हुए जो भी लेवल ऑफ आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगा, वहाँ पे जो है प्रॉफिट उसको मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैं वो बेसिकली वो पॉइंट क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पे बोलेंगे। और वहाँ पे वो कोशिश करेगा कि वहीं पे स्टेबल रहे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टेबल रहे, क्योंकि वो एक तरह का मैक्सिमम पॉइंट है। पीछे जाएगा तब भी लॉस है, आगे जाएगा तब भी हो सकता है लॉस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम है, वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी फर्म अगर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को समझ लेती है तो उन्हें ज़्यादा हैवी लॉसेस देखने को नहीं मिलते हैं, फाइन। बाकी देखिए क्या है, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि फर्म का मोटिव क्या है, ठीक है। ये भी उस वो भी डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है। अगर मान लीजिए उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो डेफिनेटली दे विल सेल्स को इंक्रीज करेंगे, ओके। दे विल हैव अ मीन्स गुड क्वालिटी, ओके। इफ दे वांट टू बेसिकली सर्वाइव इन द मार्केट। अगर उन्हें मान लीजिए अपना अभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करना, दे वांटेड टू, कई बार होता है सेल ओरिएंटेशन, मतलब सेल मोटिव, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, कई बार ये भी होता है मोटिव, तो ठीक है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द थ्योरी दैट व्हाट इज़ द बेसिकली मोटिव। तो यहाँ पे हम मेन मानते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव है। तो यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि जो बिजनेस है या कोई भी जो फर्म है उसका मोटिव क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तभी हमारा जो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हो पाएगा। तो तो एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा बहुत समझ में आ जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करते हैं तो प्रॉफिट पता होना चाहिए क्या है। तो प्रॉफिट इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू ऑफ द फर्म, जो फर्म रेवेन्यू अर्न करता है, और माइनस
सेलिंग और जो भी उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, सेलिंग ऑफ आउटपुट में जितना भी उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है उसे प्रोड्यूस करने में बेसिकली, ठीक है, सेल करने से जितना भी उसका रेवेन्यू होता है, जब रेवेन्यू में से आप कॉस्ट माइनस कर देंगे, विच इज़ कॉल्ड द बेसिकली आर को टी आर से डिनोट किया जाता है टोटल रेवेन्यू, और कॉस्ट को टोटल कॉस्ट से डिनोट किया जाता है, इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट को पाई से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में। क्लियर हो गया? ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट? सिंपली पाई इक्वल टू और प्रॉफिट इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। ठीक है, अब मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी। ओके, सो नेक्स्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? एक तो एबनॉर्मल प्रॉफिट तो आपने सुना होगा कि सुपर नॉर्म बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट होता है, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट होना, सोच से ज़्यादा प्रॉफिट, तो वो आप तो होता है एबनॉर्मल। एक होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है। देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई पेन बना है 4 रुपये में, ठीक है, एक पेन का कॉस्ट मान लीजिए कंपनी को पड़ रहा है कितने का, 4 रुपीज़। तो लेकिन कंपनी उसे 4 रुपये का नहीं बताती, कंपनी उसे 5 रुपये का बताती है। ठीक है, 1 रुपया वो प्लस ऐड कर लेते हैं, ये होता है उनका नॉर्मल प्रॉफिट। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4 नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 ही है। ये बताएंगे कि भैया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 रुपये लगा है हमें पेन बनाने में, लेकिन लगा कितना होता है, 4 रुपये लगा है। तो 1 रुपये वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब जो जो लोगों को बेचा जाएगा वो 5 रुपये में नहीं बेचा जाएगा, वो बेचा जाएगा मान लीजिए 7 रुपये में, मान लीजिए 10 रुपये में। ठीक है, वो उनका अलग प्रॉफिट हो गया। तो बेसिकली ये जो 1 रुपया ऐड किया है, और जो 1 रुपया ऐड किया है ये सरकार खुद अलाउ करती है। क्यों क्यों? क्योंकि एक तरह का रिवॉर्ड दिया जाता है प्रोड्यूसर्स को, तो ताकि उन्होंने अपना जो रिस्क लिया है, रिस्क फैक्टर, ठीक है, क्योंकि एक रिस्क ले रहे हैं ना, ये रिस्क ही है। प्रोडक्शन इज ऑलवेज अ रिस्क, आपने पढ़ा है बिजनेस स्टडीज़ में। तो इसके रिवार्ड में एक तरह का आप अथॉरिटी या खुद आप कह सकते हो वो एक नॉर्मल प्रॉफिट जो है चार्ज करते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट एक तरह का ये सस्टेन सर्वाइव करने में उनको हेल्प करता है लॉन्ग रन में, कि हाँ उन्हें नॉर्मल प्रॉफिट तो हो ही रहा है। तो मान लीजिए लॉन्ग रन में अगर उन्हें प्रोडक्शन भी करना है उस चीज़ का, तो अगर उन्हें यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है 5 रुपीज़ का प्राइस, तो उन्हें ये तो 100% उनके दिमाग में रहेगा, चलो 1 1 रुपये तो फ़ायदा हो ही रहा है उनको, इससे ज़्यादा होगा दैट्स वेल एंड गुड फाइन। अब आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो नॉर्मल प्रॉफिट एक तरह का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता नहीं है, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपने इंक्लूड कर लेते हैं। सो नॉर्मल प्रॉफिट इज डिफाइंड दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट आर हाई इनफ सो दैट द फर्म्स आर इंडस्ट्री टू इंड्यूस्ड इन रिमेन इन द इंडस्ट्री। मतलब वो उस इंडस्ट्री में रहे, वो प्रोडक्शन करता रहे, इतना एटलीस्ट उनको प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, उनके मोराल को बूस्ट करने के लिए बेसिकली ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ओके, नाउ नॉर्मल प्रॉफिट इज कंसीडर्ड इस अ पार्ट ऑफ, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही होता है, तो इसे कॉस्ट में ही इंक्लूड करते हैं। आप कंपनी ये बताती है कि हमें 5 रुपये का बना है, लेकिन बना कितना होता है, 4 रुपये का बना होता है। तो 1 रुपया वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब इसके ऊपर से जितना टैक्स वैक्स जो भी प्रॉफिट और थोड़ा बहुत ऐड करके 6 7 रुपये 10 रुपये जो भी पेन का कॉस्ट आएगा वो इंक्लूड होगा। ठीक है, अब एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, तो बेसिकली प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इन द इकोनॉमिक्स कि जो रेवेन्यू और एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट इज बेसिकली कॉल्ड द आपका प्रॉफिट। ठीक है, बाकी ये ध्यान देख लीजिए, सुपर नॉर्मल क्या हो, प्योर प्रॉफिट इज नोन है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो प्योर प्रॉफिट यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हटा के, ठीक है, जो 5 रुपये के प्लस मान लीजिए 2 रुपये हुआ है, 7 रुपये का पेन बिका, तो यहाँ पे जो 2 रुपये होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे लॉसेस भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं रूल्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप कैसे कह सकते हैं कि किसी को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है ना? आप किस स्टेज पे बोलेंगे या इकोनॉमिक्स में उसे कैसे डिफाइन बेसिकली किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए, इसके दो आप बेसिकली अब जो पढ़ने वाले हैं ना, ये जो इक्विलिब्रियम स्टेज है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मतलब बेसिकली यहाँ पे कैसे इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है कि जहाँ पे प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पढ़ने के लिए हमारे पास दो थ्योरी हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, यही इस चैप्टर की सोल है। ठीक है, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट प्रोड्यूसर का पढ़ने के हमारे पास दो थ्योरी होती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड अप्रोच। दो अप्रोच हैं, एक है आपका TRTC अप्रोच, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच। दूसरी है आपकी मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, MR एंड MC अप्रोच। तो बेसिकली आपकी क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। इसको पढ़ने की बेसिकली आपके पास क्या है, दो वो हैं, एक तो TRTC अप्रोच है, ठीक है, एक है MR MC अप्रोच। ठीक है, ये होता है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट कर्व अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट कर्व। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपको पता ही है, और अब पढ़ेंगे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच से। तो मैं आपको सीधा डायग्राम से समझाता हूँ, क्योंकि अगर डायग्राम के बेस पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली समझा पाएंगे।
आप एमसीक्यू बेस्ड कर पाएंगे अगर आपको डायग्राम अच्छे समझ में आता है। तो सबसे पहले तो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है। उसके बाद हम क्या अप्रोच पढ़ रहे हैं भैया, सीधी सी बात है, टी आर और टी सी अप्रोच पढ़ रहे हैं। तो टी आर कब आप स्ट्रेट लोगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ, परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हैं। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या माना जाता है कि जो लाइन है वो स्ट्रेट अपवर्ड होती है टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ये मतलब एक कांस्टेंट रेट से हमारा जो रेवेन्यू है वो आ रहा है और बढ़ रहा है। ठीक है, और जो टोटल रेवेन्यू वो जीरो हो सकता है, बिल्कुल जीरो हो सकता है। देखो टोटल रेवेन्यू जीरो से शुरू हुआ है, क्योंकि जब आपका प्रोडक्शन ही जीरो होगा, आउटपुट जीरो होगा, तो आपका रेवेन्यू भी जीरो होगा। लेकिन कॉस्ट आपका आपका क्या है, एस शेप्ड है या इन्वर्टेड एस शेप बोल सकते हैं, उससे आपका डिनोट किया गया है। क्यों, क्योंकि जीरो लेवल पे भी आपका कोई ना कोई कॉस्ट होगा। मतलब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कॉस्ट जीरो लेकिन फिर ए से स्टार्ट हो रहा है आपका बेसिकली। मतलब इवन आउटपुट आपका जीरो है लेकिन तब भी कॉस्ट होगा। ऑब्वियसली बात है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे कौन सा कॉस्ट होगा, फिक्स्ड कॉस्ट होगा। ए पॉइंट पे कौन सा कॉस्ट होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ए पॉइंट पे कौन सा कॉस्ट होगा, आप बोलेंगे इट इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ओके, क्योंकि इतना कॉस्ट तो कंपनी को बेयर करना ही पड़ेगा, भले वो प्रोड्यूस करे ना करे, क्योंकि उससे पहले उन्हें क्या लेबर को हायर करना पड़ेगा। लेबर तो लो छोड़िए, मशीनें तो लेनी ही पड़ेंगी, है ना। भले ही उनको प्रोडक्शन करने से पहले मशीनें तो लेनी पड़ेंगी। तो इवन इफ रेवेन्यू इज़ जीरो तब भी प्रोडक्ट कोई कॉस्ट तो ऊपर होता ही है। इसलिए आपका स्टार्टिंग में आपको हर समय आपको जो आपको जो कॉस्ट का कर्व है वो हर समय ऊपर देखने को मिलेगा, रेवेन्यू नीचे। क्योंकि रेवेन्यू आपको पता है जीरो पे जीरो हो सकता है, लेकिन कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हर समय वहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट तो रहेगा ही। अब ये मानते हैं हम कि जो पहले कॉस्ट है वो क्या करता है, डिक्लाइन करता है। डिक्लाइन करते 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 फिर क्या करता है, ऊपर चला जाता है। धीरे धीरे क्या करता है, कंपनी क्या करती है, कॉस्ट फिर ऊपर बढ़ाती रहती है। ठीक है, और ये हमारा रेवेन्यू का है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर को देखना पड़ेगा कि भैया सबसे ज़्यादा गैप कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा गैप मान लो ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ई है। ठीक है, तो इसको जब ज्वाइन करोगे तो मतलब इतना आउटपुट करेगा वो, इतना आउटपुट रखने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसे प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। अच्छा, ज़्यादा अगर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकता है, बिल्कुल बढ़ा सकता है। कहाँ तक बढ़ाएगा, यहाँ तक बढ़ाएगा पॉइंट। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, देखिए मैं फिर से क्लियर करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको टी आर बनाना है, वो स्ट्रेट लाइन लेनी है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का केस पढ़ रहे हैं। ठीक है, टोटल रेवेन्यू हमारा कांस्टेंट रहेगा। और जो टोटल कॉस्ट का जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो इन्वर्टेड एस शेप होती है। क्यों इन्वर्टेड एस शेप होती है, कि मतलब जीरो लेवल पे भी आपका कोई ना कोई कॉस्ट यहाँ पे ए रहने वाला है। ठीक है, अब वो स्टार्टिंग में कॉस्ट आपका क्या है, डिक्लाइन होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो, आपको मैंने बताया था प्रोडक्शन में, आपने क्या पढ़ा था कि हमारा जो स्टार्टिंग में हम प्रोडक्शन बहुत अच्छे से करते हैं, हम सब फैक्टर्स को अच्छे से यूज़ करते हैं, हम लेबर पे ध्यान रखते हैं, इसलिए हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे जाता है। और एक पॉइंट तक नीचे आता है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाता है तो भसड़ हो जाती है, पता है आपको। फिर उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसकी वजह से कॉस्ट 100% ऊपर जाएगा आपका। तो जब हम टी आर ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट ज़्यादा है टोटल रेवेन्यू से। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तो हो नहीं सकता। ये पॉइंट यहाँ पे इक्वल हो जा रहा है, आपका टोटल कॉस्ट आपका किसके बराबर हो जा रहा है, टोटल रेवेन्यू के। इसके इसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ध्यान रखना ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। इसके नीचे से हमारा प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। देखिए प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारा कॉस्ट नीचे है और रेवेन्यू ऊपर है। तो ऑब्वियसली बात है क्या आता है, टी आर इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। तो ये हिस्सा दिखा रहा है। अब इस अगर जो मैंने जो आपको ये जो शेड किया है, इसमें भी मैं बेस्ट एरिया देखूँ तो ये है। एक तो ये लाइन है, ये लाइन यहाँ टच कराओ तो ओ एन, मतलब इस पॉइंट पे, मतलब ये जो डिफरेंस है हाईएस्ट है। और एन प्रोडक्शन पे तो कोई भी प्रोड्यूसर ओ एन तक प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम होना प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, आप बोलोगे सर आगे नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। कहाँ तक करेगा, इस पॉइंट तक, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, डी के बाद वो नहीं जाएगा, क्योंकि फिर आपका जो है डी यहाँ पे देख रहे हो, टोटल कॉस्ट ऊपर चला जाएगा, रेवेन्यू नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे तो लॉस, यहाँ पे भी लॉस है, यहाँ पे भी लॉस है। ये दो एक्सट्रीम पॉइंट है जहाँ पे लॉस है। ये पूरा प्रॉफिट वाला मामला है। और प्रॉफिट में भी इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर ढूंढे तो ये है बेसिकली। ठीक है, ध्यान रखना, एम पॉइंट ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ओ एम हमारा इक्विलिब्रियम है। और अगर वो आउटपुट करना चाहे तो कहाँ तक कर सकता है, ओ एन तक कर सकता है। क्योंकि यहाँ तक उसको बेसिकली क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक उसको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, ये भी प्रॉफिट ही है बेसिकली। तो यहाँ पे वो यहाँ तक कर सकता है, लेकिन इसके बाद वो नहीं करेगा। बाकी स्टेबिलिटी की बात करें, यहाँ पे वो स्टेबल रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम स्टेबिलिटी ज़्यादा पढ़ते हैं। क्योंकि ठीक है, हम यहाँ पे ये मानते हैं कि चलो वो ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा क्या कहते हैं, अगर वो ज़्यादा बेसिकली ग्रीडी नहीं हो रहा है, तो अगर वो स्टेबल भी होना चाहे तो यहाँ पे स्टेबल हो सकता है। हाँ, प्रोड्यूस करना चाहे आगे कर सकता है, यहाँ पे प्रॉफिट कम है लेकिन हो तो रहा है, डी तक कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम, मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। ठीक है, आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ए ऊपर क्यों है इनिशियली, तो आप बोलोगे कि कॉस्ट तो होगा ही होगा आपका। वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है,
आउटपुट से, लेकिन आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो रहेगा रहेगा। इसलिए कॉस्ट कब स्टार्टिंग में ऊपर रहता है रेवेन्यू से, फिर धीरे धीरे रेवेन्यू ऊपर जाता है। कॉस्ट कब स्टार्टिंग में इनिशियली नीचे क्यों जाता है? क्योंकि हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न होते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब है हम अब फैक्टर्स अच्छे से यूज़ करते हैं, हम लेबर पे ध्यान देते हैं, डंडा लेके चढ़े रहते हैं, बेटा सही से काम कर, सही से काम कर, है ना। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता रहता है, आप फैक्टर्स बढ़ाते रहते हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करते रहते हो, उनको मैनेज करना मुश्किल होता रहता है, इसलिए हमारा कॉस्ट जो है हाई जाता है। ठीक है, अब मेरी बात मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया, जो इसमें पूरी जो ये बकवास लिखी है मैंने आपको पूरा समझा दिया है, तो आप इसे एक बार रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई वॉन्ट रीड इट अगेन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट वेरी वेल। ठीक है, अब दूसरी अप्रोच है हमारी, दैट इज़ अ मार्जिनल प्रोड्यूसर्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। मैंने ऑलरेडी बताया था दो हमारी अप्रोच है, तो हम दूसरी अप्रोच पढ़ने वाले हैं, एम आर और एम सी अप्रोच। ओके, ये दूसरी अप्रोच है, तो इसके कुछ रूल्स हैं वो पढ़ लेते हैं सबसे पहले, कि ये कब डिसाइड करेगा कि प्रोड्यूस करना कि नहीं करना शॉर्ट रन में। देखिए सिंपल सी बात है, जब प्राइस किसके बराबर होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ और इजीली समझा दूँ आपको, एवरेज रेवेन्यू जब ज़्यादा होगा या इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा आपका। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है? देखो, जो दिन डे टू डे एक्सपेंसेस है, यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑलरेडी हो चुका है आपका, फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, तो वेरिएबल कॉस्ट आपके डे टू डे चेंज होते रहते हैं। और एवरेज रेवेन्यू मतलब जो आपको पैसा मिल रहा है, जो उसका प्राइस है। अगर मान लीजिए एवरेज रेवेन्यू इससे कम हो गया, मतलब इसका मतलब क्या है, आप डे टू डे अपने खर्चे भी नहीं पूरे कर पा रहे हो ना, तब तो ये इसका पॉइंट है। मतलब कब तक वो डिसाइड करेगा, कब तक प्रोड्यूस करने की डिसाइड करेगा? जब तक आपका एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा या इक्वल टू रहेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। या तो उसका रेवेन्यू ज़्यादा रहे, है ना, मतलब एवरेज रेवेन्यू या कॉस्ट से ज़्यादा रहे, या वो इक्वल हो जाए। इक्वल पे भी प्रोड्यूसर कोई ना कोई रिस्क ले ही लेगा, चलो यार इक्वल, जितना हमारा लग रहा है, जितना हमें मिल, जितना हमारी लागत है उतना हमें मिलता जा रहा है, हम आगे रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये कंडीशन आ जाए कि एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन, लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इक्वल भी नहीं है, कम है, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है और एवरेज रेवेन्यू कम है, मतलब आपके जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या शो करता है? आपके डे टू डे एक्सपेंसेस वो मतलब ज़्यादा है आपके जो रेवेन्यू से, जो आपको पैसा मिल रहा है बेच के। तो डेफिनेटली ये तो कोई बेवकूफ़ी होगा इस पर प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा शट डाउन पॉइंट बेसिकली। ठीक है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे लिखा भी, यहाँ पे शट डाउन पॉइंट जरूर देख लीजिएगा आपका, कि यहाँ पे क्या है, फर्म इज सेट टू बी इन सिचुएशन ऑफ शट डाउन। ओके, वहाँ पे ओके, जहाँ पे आपकी इनसफिशिएंट टू मीट वेरिएबल कॉस्ट, जहाँ पे आपका आपका क्या है, कॉस्ट आप मतलब आप ये कह सकते हो कि ए आर इक्वल टू इक्वल लेस, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज। अगर इस पॉइंट के बियॉन्ड, इस पॉइंट से आगे जाता है, इस पॉइंट से अगर एवरेज रेवेन्यू कम होता है, मतलब ये बढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ का एक्सट्रीम पॉइंट अगर आगे जाता है तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, शट डाउन पॉइंट आ जाएगा, वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर सकते आप। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म विल नेवर लाइक टू लूज मोर देन इट्स फिक्स्ड कॉस्ट व्हेन अ प्राइस ड्रॉप सो लो दैट द रेवेन्यू इनसफिशिएंट टू मीट। तो जहाँ पे वो वेरिएबल कॉस्ट भी अपना कवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, डे टू डे एक्सपेंसेस भी कवर नहीं कर पा रहे हैं, उसको बोलेंगे हम शट डाउन पॉइंट। ठीक है, अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो वहाँ तक वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ओके, और शट डाउन पॉइंट तक माना जाता है कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है शॉर्ट रन में। फाइन, तो यहाँ पे आपको ध्यान रख ली, मैंने आपको ऑलरेडी ये सब बता दिया है। ओके, यहाँ पे एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। दिस मीन्स दैट अ फर्म विल प्रोड्यूस आउटपुट ओनली इफ द प्राइस और द एवरेज रेवेन्यू कवर्स एटलीस्ट द एवरेज कॉस्ट, मतलब एटलीस्ट प्राइस उसके बराबर होना चाहिए, तो ये इसका शट डाउन पॉइंट मान लो, या आप कह लो एक्सट्रीम पॉइंट है, कि जहाँ पे प्राइस आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इसके आगे इसके बाद प्रोडक्शन करना मुश्किल है, अगर ये ऊपर जाएगा तो आपका। ठीक है, बिकॉज in this case the losses in the production would be equal to or less to the losses in the case of shutdown, तो ऑब्वियसली बात है लॉस होगा उसके बाद। ठीक है, सो इफ द प्राइस इक्वल्स द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो इफ द प्राइस इक्वल्स द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इट मीन्स द प्राइस इज कवरिंग ओनली द एवरेज कॉस्ट, इट इज नॉट एबल टू कवर द फिक्स्ड कॉस्ट एट ऑल। इन बोथ द केस लॉसेस इन बोथ द सिचुएशंस, प्रोडक्शन और शटडाउन वुड बी द सेम। ओके, तो ये सेम आप ये कह सकते हो एक तरह का, ये क्या है, इसका शट डाउन पॉइंट है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब तक वो एवरेज मतलब आप कह सकते हो उसका कॉस्ट कवर कर रहा है, तब तक ही प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद तो वो डेफिनेटली शट डाउन होगा। तो आप ये कह सकते हैं इन द शॉर्ट रन द फर्म विल प्रोड्यूस, तो कब तक प्रोड्यूस करेगा? जब तक एवरेज रेवेन्यू बड़ा है या इक्वल है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, या फिर इसको अगर टोटल फॉर्म में ले आए,
टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। वेरी सिंपल, इसे इंटू क्यू कर दो, इंटू आउटपुट कर दो और एवीसी को भी इंटू आउटपुट कर दो। तो ए आर इंटू क्यू क्या बन जाएगा, टी आर बन जाएगा, और ए वी सी इंटू क्यू क्या बन जाएगा, टी वी सी बन जाएगा। तो इसलिए आपका यहाँ से ये डराइव हो सकता है। रूल टू है अ रूल दैट इज नेसेसरी फॉर अ प्रॉफिट टू मैक्सिमम। देखो क्या रूल है नेसेसरी, कि मतलब ये किसकी अप्रोच के अंडर है, ध्यान रखना एम आर और एम सी अप्रोच पढ़ रहे हैं हम, ये मत भूल जाना कहीं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी दो एक तरह की ये कंडीशन है कि आपका एम आर आपके किसके बराबर होना चाहिए, एम सी के बराबर होना चाहिए, और जो एम आर आपका जो एम सी कर्व है वो एम आर कट को नीचे से कट कट करना चाहिए। मैं आपको आगे से समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा ईजिली। ठीक है, अब सीधा डायग्राम पे आते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक बार ये भी रीड कर लेते हैं। रूल 3 फॉर द इक्वालिटी ऑफ द मार्जिन इट इज इंश्योर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रेदर प्रॉफिट मिनिमाइजेशन इट इज सफिशिएंट। मैं आपको ये अच्छे समझा दूंगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, आपको डायग्राम से सब अच्छे समझ में आ जाएगा। अब डायग्राम पे आते हैं मेन। तो डायग्राम आपको पता है, यहाँ पे प्राइस शो होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका एम आर और एम सी कर्व शो हो रहा है। तो एम आर हमारा, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन के केस में हर समय स्ट्रेट लाइन से शो किया जाता है। सो एम आर इक्वल टू ए आर। ओके, ए आर एम आर और पी इक्वल होते हैं हमारे परफेक्ट कंपटीशन में। तो इसलिए आपका पी और ए आर, पी और एम आर इक्वल है, इवन ए आर भी इक्वल होगा। तो पी इक्वल टू एम आर इक्वल टू ए आर होता है, वही चीज़ इन्होंने शो की गई है। और एम सी का आपको अच्छे से पता है यू शेप होता है। तो अब यहाँ से बोलोगे सर ये दो पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू को काट रहा है, तो इस पॉइंट पे भी काट रहा है, इस पॉइंट पे भी काट रहा है, तो इक्विलिब्रियम कौन सा होगा। देखिए ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, इक्विलिब्रियम ये होगा। क्योंकि आप खुद देखिए ना, यहाँ पे क्या है, आपका कॉस्ट कम है, कॉस्ट कर्व क्या है, कॉस्ट कर्व कम है, और रेवेन्यू कर्व ज़्यादा है। इस पॉइंट पे आप ये बेसिकली इस पॉइंट देखें, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा है, कॉस्ट कम है। तो अगर इस पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, तो जब यहाँ से नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से तो प्रॉफिट शुरू किया है उसने, तो यहाँ पे स्टॉप थोड़ी कर देगा वो। स्टॉप कहाँ पे करेगा, स्टॉप यहाँ पे करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कर्व ज़्यादा हो जा रहा है रेवेन्यू के। तो यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्शन स्टॉप नहीं होगा, यहाँ से तो प्रॉफिट कमाना शुरू किया है उसने। राइट, आर पॉइंट तो बिल्कुल इक्वल ही है, एम आर एम सी, और यहाँ से देखो नीचे जा रहा है, मतलब यहाँ से प्रॉफिट होना शुरू हुआ है। तो ये हमारा हमारा क्या है बेसिकली, ये क्या है, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट जोन है। अच्छा, प्रॉफिट जोन है, कहाँ तक प्रोड्यूस करेगा, यहाँ तक प्रोड्यूस करेगा, जहाँ पे एम आर हमारा एम सी के इक्वल है। अब आप बोलोगे सर कि उसमें तो टी आर में तो मैक्सिमम गैप लेते थे, हमने इसमें मैक्सिमम गैप क्यों नहीं लिया, हमने इसमें ये पॉइंट क्यों लिया। देखिए क्योंकि ये एडिशनल है, वो टोटल था, ये एडिशनल है। तो एडिशनल आप कब तक प्रॉफिट लेते रहोगे, जब तक वो दोनों इक्वल होगा, तब तक आपका क्या जाएगा, मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक ऊपर ओवरऑल से कंपेयर करना चाहूँ, अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मान लीजिए कि ये अगर टी आर जो टी टी आर जो ये वाला आपका जो बेसिकली पॉइंट था, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट इस पॉइंट पे कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो बेसिकली अगर ये मैं ज्वाइन कर दूँ ना, ये पॉइंट अगर आपको, अगर कई बार बुक्स में ऐसे होता है, तो ये ऐसे होगा, ये पॉइंट यहाँ मीट होगा। तो डेफिनेटली आपका ये जो पॉइंट है मीट होगा आपका इस पॉइंट पे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर आप एक डायग्राम पे उसको लेके स्टडी करोगे ना, तो ये जो पॉइंट आपकी है टी आर टी सी का जो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अगर इसे आप एक्सटेंड कर दोगे लाइन, तो यहाँ मीट होगी। और ये मीट कौन सी लाइन है, जहाँ पे एम आर एम सी के बराबर है, और आपकी जो एम सी लाइन है वो नीचे से कट कर रही है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है इट इज़ कटिंग फ्रॉम डाउन, ये मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट कर रही है एट पॉइंट के। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम होगा, ये पॉइंट बेसिकली ओ क्यू वन हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। अब मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देखो रूल 3, इट इज स्टेटेड एट ज्योमेट्रिक टर्म्स द एम सी कर्व शुड इंटरसेक्ट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो सो दैट एम सी कर्व इज लेस देन द एम आर। ठीक है, मतलब इसके बिलो से काटना चाहिए एम आर को। और दूसरी बात है, ओके, दूसरी बात है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम होगा, ये इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो कई बार आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम होगा, ये तो डेफिनेटली ये इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ओके, मेरी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। नाउ आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन शॉर्ट यहाँ पे देख सकते हो दो कंडीशंस होती हैं मेन, एक तो एम आर एम सी, यहाँ पे एम आर एम सी देखो इस के पॉइंट पे हो गई। दूसरी बात है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो है एम सी कर्व शुड इंटरसेक्ट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, तो यहाँ पे फ्रॉम बिलो से काट रही है, तो डेफिनेटली हमारा जो के पॉइंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा। समरी पढ़ सकते हैं आप अच्छे से, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी। ओके,
बाय शेयरिंग द वीडियो। ओके, द व्यूज़ आर वेरी लेस। ओके, आप सोच रहे होंगे चैनल मोनेटाइज है, लेकिन कुछ खास आमदनी बिल्कुल भी नहीं होती। ओके, सो इट इज़ ओनली फॉर लव फॉर दिस सब्जेक्ट, एंड बेसिकली आई वांट टू हेल्प यू आउट इन दिस पेंडेमिक, सो प्लीज़ प्रे फॉर मी स्पेशली। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।